नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो सीरीज हमारी है 1740 से 1947 वाली दोस्तों, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लॉर्ड डलहौजी और डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ में डलहौजी के द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। यदि आप नए छात्र हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सेशन में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है और चेंजेस ये है कि पहले सिर्फ हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही कंटेंट प्रोवाइड करते थे नोट्स के रूप में, लेकिन अब से जो है अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों को कंटेंट मिलेगा ताकि आप लेक्चर के बाद में रिवीजन लगा सके और अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। लेक्चर नंबर 15 होने जा रहा है। इससे पहले 14 सेशन हमारे 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज चैप्टर हो चुके हैं। नए छात्र हैं तो एक बार आपको हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपके सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है आपसे। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऐसी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपके अपने सभी सब्जेक्ट देख सकते हो। आप उसमें जो भी सब्जेक्ट है जो यूट्यूब के दूसरे प्लेटफॉर्म पर विस्तार से और टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं मिलते हैं आपको, वो सारे सब्जेक्ट आप इस प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी सेशन, सभी सब्जेक्ट पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर है, डिटेल में है और नोट्स के साथ में है, जिसे आप बिना कोई चार्ज दिए, बिना कोई फीस दिए इजीली देख पाओगे। आइए बढ़ते हैं अगले सेशन में बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। देख लीजिए एक बार आप, ये सिलेबस है जिसको हम फॉलो करके और चैप्टर वाइज चैप्टर आपका सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी है, सेकेंड यूनिट में भी 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 4 टॉपिक हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉपिक नंबर 11 पर, लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत या प्रशासन एवं सुधार के बारे में। क्लियर है ना? उसके बाद में सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक और बचेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके सुधार के बारे में। उसके बाद में मतलब कल सेशन होगा, उसके बाद में थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये सेशन काफी लंबा है, याद रखिएगा, लगभग 35 से 40 सेशन इसमें होने हैं। 35 से 40 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे इस वाली सीरीज के अंदर। ये पूरा सिलेबस है 5 यूनिट तक का। एक बार जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको देख लीजिएगा। तो ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, दैट मीन्स कि आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले हम डलहौजी का मूल्यांकन करेंगे। डलहौजी का मूल्यांकन करेंगे अर्थात कि डलहौजी के बारे में उसका सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाई गई थी, जो हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत, दोनों एक ही है, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और बाद में इस हड़प नीति के माध्यम से किस तरह से राज्यों का विलय किया गया, किस तरह से राज्यों का अपहरण किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे डलहौजी के सुधारों के बारे में। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारा आज का सेशन आधारित है। क्लियर है? आइए तो इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इतिहास है ये एक कहानी के रूप में चलने वाला है, इसमें ज्यादा बर्डन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। एक तरफ आप हिंदी का कंटेंट देखेंगे और दूसरी तरफ आप अंग्रेजी का कंटेंट देखेंगे, ताकि दोनों ही माध्यम के बच्चों को रिवीजन लगाने का मौका मिल सके। बस सुनते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। नोट्स में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको देने वाला हूं, ठीक है? आप सभी अच्छे भली बात जानते हैं। आइए शुरू करते हैं डलहौजी के बारे में। दोस्तों डलहौजी ने कई उपयोगी सुधार किए। डलहौजी ने अपने शासन काल में, अपने कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट, कई प्रमुख सुधार किए, लेकिन उसके सुधारों की गति इतनी तीव्र थी कि आम जनता उसको समझ नहीं पाई। और अगर देखा जाए तो हालांकि डलहौजी ने जो सुधार किए हैं वो कंपनी के हित में आकर के ही किए थे, अनायास रूप से या कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता को उसका फायदा भी हो रहा था। लेकिन फिर भी जो भी उसके द्वारा डलहौजी के माध्यम से जो सुधार किए गए अपने शासनकाल में, उन सुधारों के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था में तो बदलाव आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ में कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक हर प्रकार की स्थिति में कई ज्यादा वृद्धि होने लगी। कुल मिलाकर के डलहौजी ने जिस प्रकार की साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, उस साम्राज्यवादी नीति के साथ ही साथ में उसके सुधार कार्यों को आम जनता समझने में असफल रही और दीर्घ काल तक भारतीय रेलवे जो है इंजन को भूत ही समझते रहे।
अगर हम बात करें कि किस तरह से आम जनता समझ नहीं पाई, तो जैसे ही देखिए भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी, उस रेलवे की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। तो जब ये रेलवे की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता जो है इसे काफी लंबे समय तक रेल के इंजन को भूत समझती रही। उसी प्रकार से तार के जो खंभे थे उन्हें पृथ्वी पर एक भार की तरह मानते रहे। रेल नहरों या पुलों के जो बड़े बड़े ठेके थे अंग्रेज ठेकेदारों को दिए गए। परिणाम स्वरूप भारतीय डलहौजी की नीति से असंतुष्ट होते चले गए। अब इसके पीछे का रीजन ये रहा है कि डलहौजी ने जितने भी सुधार कार्य किए थे वो बेसिकली तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने ये सुधार कार्य किए थे। हालांकि उसको अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी पर जो नाम दिया गया वो भारत के विस्तार का नाम दिया गया था, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो डलहौजी ने जो भी कार्य किया वो जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। तो जितने भी जैसे अगर रेलवे की उन्होंने शुरुआत की तो वो भी उन्होंने अपने ही प्रशासन के विस्तार के लिए की थी, ताकि वो आसानी से प्रशासनिक तंत्र को सफल बना सके भारत में, ताकि अंग्रेजी सरकार की जड़ें भारत में स्थायी हो सके। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम भारत में किए जा रहे थे उनका ठेका भी भारतीयों को देने की अपेक्षा उन्होंने बड़े बड़े अंग्रेज ठेकेदारों को दिए। और अंग्रेज की जो ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वहां से उन्होंने कर्जा लेकर के ये निर्माण कार्य करवाए और यहां का पैसा वहां पर जाने लगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो भारतीय थे या भारतीय ठेकेदार थे या उस समय के जो भारतीय सक्षम व्यक्ति भी थे तो वो भी डलहौजी से असंतुष्ट होते चले गए। साथ ही साथ में डलहौजी ने एक मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। किसके लिए? अंग्रेज अधिकारियों के लिए या अंग्रेजों के अन्य लोगों के लिए, ब्रिटेन के अन्य लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को जब भारत में आकर के व्यापार करें तो उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े, ना कोई चुंगी देनी पड़े, या फिर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि कोई टैक्स ना देना पड़े। इसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे वो असफल होने लगे थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जो लोग थे उन पर तो टैक्स का भार यथावत बना रहा, लेकिन ब्रिटेन के जो अन्य लोग आकर के भारत में व्यापार कर रहे थे या कंपनी के लोग भारत में व्यापार कर रहे थे उनको टैक्स से फ्री कर दिया। इस तरह से भारत के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से बेकार पड़ने लगे। क्लियर है? इस कहानी या थमती नहीं है। तो निसंदेह अंग्रेज गवर्नर जनरलों में लॉर्ड डलहौजी श्रेष्ठ था, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने जिन व्यक्तियों पर शासन किया उनकी भावना का उसने कोई ध्यान नहीं रखा, तथा सार्वजनिक हित और भारत के आधुनिकीकरण के लिए जो कार्य उसने किए थे उनका मुख्य लक्ष्य कंपनी का हित था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डलहौजी ने अपने कार्यकाल में, देखिए कंपनी के लिए तो वो श्रेष्ठ गवर्नर जनरल रहा है, लेकिन जिन लोगों के बीच में उसने आकर के शासन किया और जिन लोगों के बीच में आकर उसने कार्य किया उन लोगों की भावनाओं का उसने कोई ध्यान नहीं रखा। उसने भारत का आधुनिकीकरण तो हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसका लक्ष्य भारत का आधुनिकीकरण या भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि उसका कंपनी का आधुनिकीकरण करना या कंपनी का विकास करना रहा था। वो कंपनी के हित में ही उसने प्रत्येक अपना फैसला लिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीयों को जो लाभ प्राप्त हुआ वह तो उसकी नीति का अप्रत्यक्ष परिणाम मात्र था। तो भारतीय लोगों को जो भी लाभ प्राप्त हुआ, हालांकि देखिए मुख्य लाभ जो था डलहौजी के कार्यों का, जो मुख्य लाभ था वो लाभ तो कंपनी या कंपनी के अधिकारियों को या अंग्रेज ठेकेदारों को पहुंचा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत लाभ भारतीयों को भी हुआ था। और इसी कारण को डलहौजी के इन कार्यों को या डलहौजी के कार्यों से जो लोग असंतुष्ट हुए उस असंतुष्टि को हम भली भांति रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देख सकते हैं। और यह भी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के पीछे जितने भी कारण थे उनमें से एक कारण डलहौजी की ये हड़प नीति भी रही है या डलहौजी के कार्य भी रहे हैं। क्लियर है ना? तो इतना कंटेंट आप लोगों को याद रखना है डलहौजी के मूल्यांकन के अंतर्गत।
बात समझ आई ना। चलिए अब हम बात करेंगे डलहौजी की हड़प नीति के बारे में या व्यवगत सिद्धांत के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस सिर्फ सुनते चलिएगा, रिवीजन के लिए मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं बचेगा। पूरा जो टॉपिक है आपका बहुत ही स्मूथली कवर होने वाला है, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, वो ये मत समझिएगा बहुत हार्ड है या टफ लैंग्वेज है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान तरीके से है। क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार इसको मैं पढ़ के और इसको जितना संभव था उतना इजी करने के बाद में मैंने यहां पर इसको चिपकाया है, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में बिल्कुल भी किसी भी टीचर की कमी महसूस ना हो। आइए, डलहौजी एक साम्राज्यवादी था। डलहौजी एक साम्राज्यवादी था, ये अब हम जानते हैं अच्छे से। साम्राज्यवादी था, उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए। तो डलहौजी चूंकि एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल रहा है, वो कंपनी के लिए तो एक वरदान सिद्ध हुआ। और उसने जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी या विस्तृत करने के प्रयत्न किए, उनमें से कुछ प्रयत्न इस प्रकार थे, हम देख सकते हैं। उन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत ये हड़प नीति आई थी। तो हड़प नीति कैसे हड़प रहा था वो राज्यों को, या अपने साम्राज्य का विस्तार करने का क्या क्या उसने प्रयास किए, जरा आप देखिए। 3 श्रेणियों के मैं यहां पर बात करूंगा, 3 स्टेप की बात करूंगा जिसके माध्यम से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन कौन सा? एक तो था उसने कि युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसने भारत में। जैसे पंजाब और बर्मा को उसने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करके जीता। ध्यान सुनते चलिएगा खाली, युद्ध के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया भारत में, युद्ध के द्वारा पंजाब और बर्मा को जीता। उसी तरह से दूसरा प्रकार था भारतीय नरेशों के कुशासन के आधार पर उसने राज्य, पद, पेंशन आदि छीन करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। जैसे कि क्या किया उसने कि भारत में जो नरेश थे, जो राजा थे, उन राजाओं पर आरोप लगाया कि इनकी वजह से शासन व्यवस्था कुप्रभावित हो रही है। ठीक है, अप्रत्यक्ष ये कहें कि एक ऐसा प्रभाव इनसे पड़ रहा है, या फिर ये अपने शासन का सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल है। ये उन पर आरोप लगा करके और सेना का हमला उन पर करवा देते हैं। तो राजा जो है इनके दबाव में आकर के और अपना शासन इनको सौंप देते हैं। और इसी में उसने किसी राजा से राज्य छीन लिया, किसी राजा से उसका पद छीना, किसी राजा से जो पहले छीन लिया गया था बाद में पेंशन चालू कर दी थी, वो पेंशन भी छीन ली। इस तरह से अपने साम्राज्य का वो विस्तार करने लगा। एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार की भूमि को भी बढ़ाता जा रहा था, और एक तरफ से दूसरी तरफ वो जो है उस खर्चे को भी कम करता जा रहा था। जिसको ज्यादा पेंशन दी जा रही थी जिस राजा को, वो पेंशन कम करता जा रहा था, समझिएगा। और ऐसे राज्यों में थे अवध, तंजौर, कर्नाटक और बरार जैसे राज्य थे, जिन पर कुशासन का आरोप लगा करके इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरी कैटेगरी है, तीसरी स्टेज है गोद प्रथा, गोद की प्रथा। अब ये गोद प्रथा इतनी भयानक थी कि इस पर कई सारे युद्ध लड़े गए, जिनमें से एक तो आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे और ना कभी भूलेंगे भी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने कहानियां बचपन से सुनी है उनकी। तो वो जो युद्ध हुआ था वो गोद प्रथा उसका विशेष परिणाम था। तो गोद प्रथा की अस्वीकृति के आधार पर जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर आदि जैसे राज्य थे, जहां पर गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा करके उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का उसने प्रयास किया। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन उसकी तीसरी नीति थी। तो इन तीनों में एक पहले और दूसरी तो स्पष्ट समझ आती है। युद्ध के द्वारा भाई डायरेक्ट युद्ध लड़ा उसने, और नरेशों पर, राजाओं पर कुशासन का आरोप लगा करके उनसे उनके राज्य छीन लिए। तीसरी गोद प्रथा के बारे में सेपरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में और हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए गोद प्रथा का मतलब क्या था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने कैसे लगाया था। अंग्रेजों ने प्रारंभ में गोद लेने के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। जो अन्य गवर्नर जनरल थे, उन गवर्नर जनरलों ने गोद लेने के अधिकार को
स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो राजा लोग थे, उन राजाओं के जिसके किसी के पुत्र नहीं थे, तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी, किसी भी बच्चे को अपने परिवार से या किसी रिश्तेदार के यहां से उस बच्चे को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। और ये बात कंपनी भी मान लेती थी, कंपनी ने भी स्वीकार कर रखा था। लेकिन कुछ समय के बाद में, या कहें कि डलहौजी के आने के बाद में, डलहौजी ने क्या इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया, अपनी नीति में परिवर्तन किया और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस तरह से राजा के उत्तराधिकार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो करेंगे तो इसके पीछे उसने 3 स्टेप और रख दी। उसने घोषणा की कि अधीनस्थ राज्यों के नरेशों को किसी बच्चे को गोद लेने से पहले अंग्रेज सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। उसने यहां पर जो है कैटेगरी बताई, फिर से 3 प्रकार की विशेष कैटेगरी बताई कि राज्य किस किस कैटेगरी के थे। तो डलहौजी ने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि जो राज्य अधीनस्थ राज्य है, मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन है, जो राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते हैं, उनको गोद लेने से पहले, किसी बच्चे को गोद लेने से पहले हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। वो संभवतः कंपनी अनुमति देने से इनकार भी कर सकती है। तो अब ध्यान सुनिएगा, डलहौजी ने क्या किया, 1854 में एक लिस्ट जारी की, एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बना करके हिंदू रियासतें जो थी उन रियासतों को 3 भागों में बांटा। वो तीनों भागों के लिए, अलग अलग भाग के लिए अलग अलग नियम तय कर दिए। कौन से 3 नियम थे दोस्तों? तो आइए उन तीनों नियमों के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला था स्वतंत्र रियासतें। वे रियासतें जो स्वतंत्र हुआ करती थी, अर्थात कि जो कंपनी के अधीन नहीं थी, जिन पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं था, जो कंपनी के प्रभाव में नहीं थी, ऐसी रियासतों के लिए क्या कहा गया कि ऐसी रियासतों को या ऐसी रियासतों के राजाओं को गोद लेने का पूरा अधिकार है, उसमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा भाग था वो था अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब वो रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी या अंग्रेजों की पॉलिसी पर वो राजा काम किया करते थे, तो ऐसे राजाओं को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने से पहले कंपनी की अनुमति लेना बहुत जरूरी थी। और तीसरा भाग था आश्रित, जो पूरी तरह से अंग्रेजों पर आश्रित थे। वो रियासतें जो पूरी तरह से अंग्रेजों पर आश्रित थी, अर्थात ये कि कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो विभिन्न रूपों में उन पर युद्ध होने के कारण वो समाप्त हो चुकी थी और उनमें नए सिरे से फिर से प्राण फूंकने का काम अंग्रेजों ने किया था। ऐसी रियासतों को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बारे में, तीनों भागों के बारे में विस्तार से यहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ कि डलहौजी ने कहा था कि प्रथम श्रेणी की रियासत, और प्रथम श्रेणी जो मैं आपने पढ़ी है, ठीक है, स्वतंत्र रियासत है, तो उनको गोद लेने के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार, कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी श्रेणी की रियासतों के लिए जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, उनको जो है गोद लेने से पहले अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। हम गोद लेने से मना कर सकते हैं, किंतु प्रायः हम अनुमति दे देंगे, लेकिन देते नहीं थे ये लोग। तीसरी श्रेणी की रियासतों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये तीनों श्रेणियां थी जिनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो डलहौजी ने ये 3 कंडीशन रखी थी कि 3 भागों में संपूर्ण रियासतों को बांट दिया था। अब जो रियासतें दूसरी या तीसरी श्रेणी में आती थी, उनमें ये लोग हस्तक्षेप करते थे, और दूसरी श्रेणी में झांसी भी जो है दूसरी श्रेणी में आती थी, और इसी कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ था झांसी की रानी का। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो आइए अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 पर, राज्यों का अपहरण हम इसने किया क्या। देखिए, कंटिन्यू एक लिंक बनती जा रही है। सबसे पहले हमने डलहौजी का मूल्यांकन किया कि डलहौजी ने किस किस प्रकार के कार्य किए। उसके बाद में हमने देखा हड़प नीति एक्चुअल में होती क्या है, तो उसमें हमने 3 कैटेगरी देखी, 3 श्रेणियां देखी थी। अब उस
हड़प नीति को या व्यक्तिगत सिद्धांत को अब हम लागू करने जा रहे हैं और अब ये देखने जा रहे हैं कि उसने कैसे कैसे राज्यों को हड़पना प्रारंभ किया था। तो यहां पर भी हम 5 राज्यों के माध्यम से एग्जांपल देखने वाले हैं, 5 पॉइंटों के माध्यम से, ठीक है ना। तो एक एक पर बस आप गिद्ध की नजर बनाए रखिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनते चलिएगा, आपका एक एक पूरा विस्तार से क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सतारा की। सतारा कहां पर है दोस्तों? अगर वर्तमान की बात करूं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आज वर्तमान में, सतारा का कुछ भाग महाराष्ट्र में आता है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है। सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, यहां पर मैं मैप को नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, जगह कम है, स्पेस कम है। तो आप लोग जो अगर ऐसा थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि ब्रिटिश काल में सतारा कहां पर था, या इस प्रकार से आप कुछ भी टाइप करेंगे ना तो गूगल बता देगा आपको। मैप के माध्यम से आप एक बार देख जरूर लीजिएगा कि सतारा एक्चुअल में कहां था। तो देखिए, सतारा राज्य के राजा उस समय अप्पा साहिब हुआ करते थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था। सतारा राज्य के जो राजा थे उनका नाम था अप्पा साहिब, उनका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने क्या किया, मृत्यु से पहले ही कंपनी की अनुमति के बिना एक पुत्र गोद ले लिया था। अप्पा साहिब का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया मृत्यु से पहले, वो कंपनी की अनुमति नहीं ली। तो डलहौजी ने उस उत्तराधिकार को, अप्पा साहिब के उत्तराधिकार को, अर्थात उस गोद लिए बच्चे को मान्यता देने से मना कर दिया और सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अब चूंकि उस समय तक, डलहौजी के समय तक, ब्रिटेन की जो सेना थी, ब्रिटिश कंपनी की जो सेना थी ना, वो बहुत बड़ी हो चुकी थी दोस्तों, बहुत व्यापक हो चुकी थी। अब एक सेना ऐसी हो चुकी थी कि कोई एक सिंगल राज्य जो है ना, भारत का कोई एक सिंगल रियासत की सेना उनका सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास आधुनिक वेपन हुआ करते थे। तो इस कारण से वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी रियासत उनका सामना नहीं कर सकती थी। तो यहां पर डलहौजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अप्पा साहिब को गोद लेने का, अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, कंपनी इसको मान्यता नहीं देती है, और इस आधार पर उसने सतारा का विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके बाद में दूसरी रियासत आती है संबलपुर। तो संबलपुर के राजा थे नारायण सिंह, और इनका भी कोई पुत्र नहीं था, और वे कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बना सके। इस राज्य को डलहौजी ने 1849 में विलय कर लिया। नारायण सिंह को तो कोई दत्तक पुत्र भी नहीं मिला, मतलब कि गोद भी नहीं ले पाए किसी को, वो उत्तराधिकार नहीं बना पाए। उत्तराधिकार ना होने के कारण, राजा के अभाव में, डलहौजी ने सीधा सीधा उसको भी हड़प लिया। इसके बाद बात करें तो झांसी, जो कि एक बड़ा इतिहास आज भी है भारत का, वो डलहौजी की हड़प नीति का शिकार रहा है झांसी। कैसे? 1853 की कहानी है ये। इसमें झांसी के राजा गंगाधर राव हुआ करते थे, जिनकी 1853 में मृत्यु हो जाती है। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने आनंद राव को गोद ले लिया और अंग्रेजों से उसने उत्तराधिकार स्वीकृत करने की प्रार्थना भी की। जहां पर अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट रखा था ना कि इन लोगों को, दूसरी श्रेणी के रियासतों को हमसे परमिशन लेनी होगी, वो संभवतः हम परमिशन दे देंगे, सिर्फ ये लिखने वाली बात थी, परमिशन ये लोग देते नहीं थे, क्योंकि इन लोगों की नजरें थी रियासतों पर, ताकि उन रियासतों को भारत ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार दिया जाए, इस कारण से। तो यहां पर आनंद राव को जब गोद लिया गया तो उनको उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया लॉर्ड हेस्टिंग के साथ में। अब इसमें गंदी बात यह थी कि इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, उनके साथ में झांसी के राजा की एक संधि हुई थी, और संधि के अनुसार झांसी नरेश को प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से परमिशन थी कि वो गोद ले सकते हैं और इसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किंतु डलहौजी ने झांसी के उत्तराधिकार को मानने से, अनुमति देने से इनकार कर दिया। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग की के साथ जो संधि थी, उस संधि का उल्लंघन किया, और उसने अंग्रेजी राज्य में, झांसी को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो 1857 में जो क्रांति हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस अपमान का बदला अपनी तलवार से लिया था। कहानी तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना, 1857 में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो इतिहास रहा है, वो पॉसिबल नहीं है कि 2-4 स्लाइड में भी उसको कवर किया जाए। एक बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन शॉर्ट में इसने किस तरह से झांसी को हड़पा था, तो ये इतना कंटेंट पर्याप्त है आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है नागपुर।
नागपुर की बात करते हैं तो नागपुर के मराठा राज्य के राघोजी के भी कोई पुत्र नहीं था। मरने के कुछ क्षण पूर्व ही उसने अपनी रानी को यशवंत राव को गोद लेने की सलाह दी। वो सलाह दी और सलाह के बाद में उनकी राघोजी साहब की मृत्यु हो जाती है। तो राघोजी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी ने राघोजी की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए यशवंत राव को गोद ले लिया। अंग्रेजों से अनुमोदन की प्रार्थना की गोद लेने के बाद में, लेकिन डलहौजी ने यशवंत राव के उत्तराधिकार को भी मानने से इनकार कर दिया। 1853 में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा की निजी संपत्ति को भी डलहौजी ने नहीं छोड़ा, जबकि उसने हड़प नीति के अंतर्गत स्पष्ट उनके सिद्धांत थे, नियम थे कि इस नीति के अंतर्गत सिर्फ राज्य का विलय किया जाएगा, राज्य पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार होगा, राजा की निजी संपत्ति पर नहीं। लेकिन नागपुर के मामले में डलहौजी ने राज्य को तो, नागपुर को तो हड़पा ही, उस रियासत को तो हड़प ही लिया था, साथ ही साथ में राजा की निजी संपत्ति को भी उसने यह कहकर हड़प लिया कि राजा ने जो ये अपनी संपत्ति बनाई है वह राज्य की आय, राज्य की इनकम से ही तो बनाई है। इसलिए ये बात कहते हुए उसने इसको भी, पूरे राज्य के साथ साथ उसकी निजी संपत्ति को भी हड़पने का कार्य किया। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य थे जिसे डलहौजी ने, जैसे जैतपुर, उदयपुर, बरार जैसे और भी कई सारी रियासतें थी जिनको अपने राज्य में मिला करके ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में और ज्यादा विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राजाओं के कोई संतान नहीं थी, अतः उत्तराधिकार के अभाव में इन राज्यों पर डलहौजी ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये 5 पॉइंटों के माध्यम से आपने ये समझने का भी प्रयास किया कि डलहौजी ने कैसे कैसे राज्यों को हड़पने का कार्य किया था अपनी हड़प नीति के अंतर्गत। अंतिम बिंदु पर बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कुछ इसके सुधारों के विश्लेषण के बारे में कि डलहौजी ने जो सुधार किए थे अपने प्रशासन के अंतर्गत, उनका थोड़ा सा विश्लेषण भी हम कर लेते हैं। विश्लेषण दैट मीन्स की एनालाइज भी उनको थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि हमारा दृष्टिकोण जो है ना डलहौजी के कार्यों को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए और एग्जाम में जब भी हम किसी कंटेंट को लिखे तो हमारा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट रहे, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी ना रहे। आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शासन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस तरफ डलहौजी ने ध्यान नहीं दिया, ये तो हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मेरा काम यहां पर सेशन के माध्यम से ये है कि आप एक दृष्टिकोण स्पष्ट बना दूं ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को, एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन लगाएंगे तुरंत बाद में। और अगर एग्जाम में समय है आपके पास और विस्तार से आप इसको ढंग से समझना चाहते हैं तो आपके पास चाहे वो कोई सी भी किताब हो या सीरीज हो किसी भी पब्लिकेशन की, उससे आप लोग रिविजन जरूर लगाएंगे। रिविजन लगाने के बाद में क्या होगा कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक को अगर पूरे डिटेल में कवर करना है ना तो यही तरीका आप लोग अपनाइए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको लेक्चर के माध्यम से 100% कंटेंट नहीं दे सकता। कोई भी टीचर लेक्चर लेने आता है वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो पूरे टॉपिक को, जो लेंदी टॉपिक है, उसे आधे या 1 घंटे के अंतर्गत आपको पूरा समझा करके चला जाए, ताकि आप जब भी पढ़े तो एक दृष्टिकोण के साथ में उस पूरे टॉपिक को पढ़े और वो टॉपिक 100% आपको समझ भी आए। लेकिन मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रयास ये किया जाता है कि मैक्सिमम आपको कंटेंट देने का मैं यहाँ प्रयास करता हूँ, और इसीलिए डायरेक्टली सिर्फ पेन का प्रयोग करके मैं टॉपिक को नहीं समझाता हूँ, और इसी कारण से कंटेंट के साथ में समझाता हूं ताकि आपको समझ भी आए और बाद में रिवीजन करने में कोई डाउट भी ना रहे और कंटेंट रिवीजन के लिए बेहतर तरीके से आपको मिल सके। क्योंकि जो आपने क्लास में समझा है वही कंटेंट अगर आपको रिवीजन के लिए मिल जाए तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है, बताइए। समझ रहे हो ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहा जा रहा है कि शासन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें डलहौजी ने ध्यान नहीं दिया हो या डलहौजी ने कार्य ना किया हो। उसने कई नवीन कार्य शुरू किए, कई सारे नए नए कार्य उसने शुरू किए, जिसके कारण उसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ये ऐसे जो शब्द दिख रहे हैं ना आपको, आधुनिक भारत का निर्माता वगैरह वगैरह, ये सारे उसको मोटिवेट करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने उसको ये नाम दिए थे या कंपनी के अधिकारियों ने उसको ये नाम दिए थे।
इसको वास्तविक मत समझ लीजिए कि ये वास्तविक रूप से उसने भारत में इतने महान काम किए कि उसकी पदवी बन चुकी थी। आधुनिक भारत का निर्माता तो कोई निर्माता नहीं था वो, हाँ ये कह सकते हो कि आधुनिक कंपनी का निर्माता ये बन सकता है क्योंकि कंपनी के लिए उसने इतने खतरनाक कार्य किए थे। भारतीयों की भावनाओं को कुचल करके उसने कंपनी के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो इस कारण से उन कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों ने या ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, अधिकारी थे, उन लोगों ने इसको यह नाम दिया आधुनिक भारत का निर्माता। उसके कुछ कार्यों की ओर दृष्टि डालें तो कार्य कुछ इस प्रकार से थे। प्रशासनिक कार्यों को देखें, कुछ कैटेगरी में हम देखेंगे अलग अलग कार्यों को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या रहे थे इसके? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे कि जो नए जीते हुए प्रदेशों को डलहौजी ने केंद्रीय सरकार के अधीन रखा और उन पर शासन करने के लिए आयुक्त नियुक्त किए, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन या उत्तरदायी थे के लिए उत्तरदायी थे। क्या हुआ कि जो भी डलहौजी ने जितने भी नए नए क्षेत्रों को जीता उनको किसके अधीन रखा था? केंद्र सरकार के अधीन रखा था। जैसे कि अगर हम देखें आज वर्तमान में देख लीजिए आप, जैसे जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, जैसे एक हमारे दिल्ली को ले लीजिए, अंडमान निकोबार को ले लीजिए, पुदुचेरी वगैरह, ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेशों को, जो कि आज हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर किसकी सरकार होती है? प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार की, है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा उसे कॉमन करके, उससे रिलेटेड करके और समझ लीजिए कि जो नए क्षेत्र थे उनको सीधे डलहौजी ने केंद्र सरकार के अधीन रख लिया और उन पर शासन करने के लिए आयुक्त नियुक्त कर दिए, जिसे वर्तमान में आज गवर्नर है, गवर्नर होता है। तो आयुक्त नियुक्त किए और वो आयुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होगा, मतलब किसको जवाब देगा वो? तो गवर्नर जनरल को या फिर गवर्नर जनरल की परिषद को। तो डलहौजी ने शासन के केंद्रीकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया। जितना भी उसका साम्राज्य भारत में फैला हुआ था उसके केंद्रीकरण पर, सेंट्रलाइजेशन पर उसने पूरा फोकस किया। सेंट्रलाइजेशन में ही उसने पूरी अपनी एनर्जी खत्म की थी प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत। सबसे ज्यादा कार्य उसने इसी क्षेत्र में किए। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया और उसकी जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों पर डाल दी ताकि प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। क्लियर है? चलिए अगला है सैनिक सुधार। तो सेना के मामले में भी डलहौजी ने बहुत सारे सुधार किए थे। मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंतर्गत बहुत सारे उसने सुधार किए, जैसे कि डलहौजी के साम्राज्य विस्तार के कारण यह आवश्यक हो चुका था। क्यों? दुनिया डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से इतने राज्यों को हड़पा कि ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं यथावत बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बढ़ी हुई सीमाओं पर भैया कंट्रोल भी तो जरूरी था ना, वहां का प्रशासन भी बहुत जरूरी था, सुचारू रूप से चलाना बहुत जरूरी हो चुका था। तो उसके लिए अब डलहौजी को कमी महसूस हुई कि सेना की, या सेना में भी अब कुछ सुधार करने की आवश्यकता। तो सेना में भी उसने क्या किया कि सेना में जो पहले रेशियो था भारतीय सेना का और ब्रिटिश सेना का, उन रेशियो को मैनेज करने के लिए उसने भारतीय सेना में से भारतीयों की संख्या कम की और अंग्रेजों की संख्या सेना में बढ़ाई, ताकि इनका जो एवरेज है वो बना रहे। उस समय डलहौजी के समय में इसकी सेना थी 2,38,000 सेना हुआ करती थी। डलहौजी ने संख्या को कम करने का निश्चय कर लिया। कौन सी संख्या को दोस्तों? भारतीयों की सेना की संख्या को, ठीक है, ताकि अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात अधिक ना रहे। इसने भारतीय सेना में होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। भारतीय सेना में जो पहले विद्रोह होता था, क्योंकि भारतीयों की संख्या ज्यादा थी और भारतीयों पर उन्हीं सेना के माध्यम से अत्याचार किए जाते थे, तो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता था। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी सेना को बांट दिया और इन टुकड़ियों को एक दूसरे से अलग अलग रख दिया। वो आपस में संपर्क भी नहीं बना पा रहे थे। उसने सेना में गोरखा सैनिकों की भी भर्ती की, जिससे उसने गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया, गोरखा रेजिमेंट बनाई। इसके अलावा पंजाब में एक नई अनियमित सेना का भी गठन किया, अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं था, मतलब अस्थायी सेना का गठन किया पंजाब में, ठीक है, जो पंजाब प्रांत के अंतर्गत ही कार्य करती थी। क्लियर हुआ? इसके बाद में एक अन्य रिफॉर्म की बात करें तो शिक्षा संबंधी सुधार की बात कर लेते हैं। एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म, ठीक है। तो डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। अब ध्यान सुनिएगा, डलहौजी के समय में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जो किए गए थे ना, बिल्कुल रेल की तरह था।
देखने में तो हमको लगा कि रेल इसलिए लाई गई थी भारत में ताकि भारत का विकास हो सके। इसी तरह से शिक्षा का भी ऐसे लगता है कि शिक्षा भी भारत में इसीलिए आई थी ताकि भारत में शिक्षा का विस्तार हो सके। लेकिन वास्तविक रूप से डलहौजी का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो कुछ इस प्रकार का था कि भारत में भारतीयों को आधुनिक शिक्षा दी जाए, जिससे दिखने में तो लोग भारतीय हो लेकिन अंदर से लोग अंग्रेजों की तरह बने, ताकि हमारे शासन संचालन में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर भारत में स्थायी हो जाए। तो जुलाई 1854 में चार्ल्स वुड ने सरकार को एक योजना भेजी जिसे वुड का निर्देशन पत्र कहा गया। वुड का निर्देशन पत्र कहा गया, चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच इसको कहा गया था, वुड डिस्पैच, ठीक है ना, वुड डिस्पैच जिसे कहा गया था। तो उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना वुड ने बनाई थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की यही आधारशिला रही है और आज भी वर्तमान में हम उसी आधुनिक शिक्षा की प्रणाली को ही फॉलो कर रहे हैं। भले ही हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आज भी हम गुलाम हैं। जो हम जिस एजुकेशन को हम फॉलो करते हैं वो आधुनिक शिक्षा का है, जबकि पूरे विश्व में शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उससे बेहतर कुछ शिक्षा प्रणाली थी ही नहीं। ब्रिटिश लोग भी या कहें कि कंपनी भी भारत में तब शासन अपना स्थायित्व कर पाई या तब शासन कर पाई जब ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया, खत्म कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सबसे पहला काम यही किया था कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त कर दीजिए। अगर भारत की शिक्षा प्रणाली समाप्त हो जाती है तो हम भारत पर आसानी से साम्राज्य कर पाएंगे, आसानी से शासन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके और आधुनिक शिक्षा को यहां पर थोपा गया था, और जिसे आज वर्तमान में भी हम उसी शिक्षा प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। वुड निर्देशन पत्र में जो कुछ लिखा था उसको डलहौजी ने तुरंत हाँ कर दी, तुरंत लागू कर दिया। इसकी यह भी संस्तुति थी कि हर जिले में स्कूल खोले जाए जिससे संपूर्ण भारत में युवकों को आधुनिक शिक्षा का अवसर मिल सके। डिस्पैच में इस बात पर जोर देकर कहा गया था कि सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सारी बातें इसलिए थी, हमको देखने में ऐसा लगता है कि ये भारत या भारतीयों के हित में थी, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश प्रशासन के हित में थी। ये कहानी भी पूरी शिक्षा के क्षेत्र में विकास वाली भी, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके सुधारों के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आवागमन तथा संचार के साधनों में इसने क्या सुधार किए थे, तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी डलहौजी के शासनकाल में चली थी, हम जानते हैं। 1853 में बंबई से थाना आई थिंक कि 23 मील की ये पटरी बिछाई गई थी। इसके पीछे डलहौजी के कुछ 3 उद्देश्य प्रमुख माने जा रहे हैं। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं कि सेना को एक तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके, क्योंकि उस समय में बहुत सारे विद्रोह हो रहे, तो विद्रोह को दबाने के लिए सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजने के लिए रेलवे का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा विस्तृत भारतीय साम्राज्य पर सरलता पूर्वक शासन किया जा सके, शांति व्यवस्था बना के रखा जा सके। इसके अलावा तीसरी जो उद्देश्य था वो था रेलवे लाइन बिछाने का ठेका बड़े बड़े अंग्रेज पूंजीपतियों को देना, ताकि वो अपनी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सके। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे डलहौजी के सुधारों के पीछे, आवागमन के साधनों के पीछे कुल मिलाकर के। इसके अलावा अंतिम हम बात करेंगे व्यापारिक सुधार पर। व्यापार में क्या सुधार किए, तो डलहौजी ने अंग्रेज व्यापारियों की स्वार्थ की पूर्ति करने के उद्देश्य से खुले व्यापार की नीति को अपनाया। खुले व्यापार की नीति, ये खुले व्यापार की नीति सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, भारतीयों के लिए नहीं, और वो भी सिर्फ ब्रिटिश अंग्रेजों के लिए थी, कई अन्य यूरोपियों के लिए भी नहीं थी। व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को अंग्रेजों से उसने समाप्त कर दिया। बंदरगाहों पर माल निर्यात करने पर जो चुंगी लगाई जाती थी उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा कई प्रकार के जो दूसरे कर थे उनको भी पूरी तरह समाप्त कर दिया, सिर्फ अंग्रेजों के लिए। इसका परिणाम क्या हुआ, इंग्लैंड में जो माल बनता था
वो भारत में फ्री में आने लगा, मतलब कि बिना कोई टैक्स दिए आने लगा, जिससे इंग्लैंड में बना माल भारत में सस्ते दामों में बिकने लगा। और भारत में जो हाथ से माल निर्मित किया जाता था वह माल अपने आप उस पर टैक्स लगा दिए जाने के कारण वो महंगा होने लगा। तो अब हाथों से बना हुआ माल महंगा और मशीनों से बना हुआ माल सस्ता, तो ये हाथों का बना हुआ माल मशीनों के माल का सामना नहीं कर पाया और भारतीय जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनको बड़ा ही आघात लगा और लगभग ये समाप्त ही हो चुके थे ब्रिटिश काल में। तो इस तरह से व्यापारिक सुधार डलहौजी के द्वारा किए गए। ये सारे सुधार हम ये ना समझे कि ये सुधार भारत या भारतीयों के लिए किए गए थे, बल्कि ये सारे सुधार जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में किए जा रहे थे। ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ये जो सुधार है ना, ये पता नहीं हम लोग पढ़ते ही क्यों है ये सारे कॉन्सेप्ट को, चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो सुधार किए गए थे वो सुधार अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो भारत में सुधार दिखेगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भारत में जो ये क्षणिक सुधार हुए हैं इसके पीछे हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और जितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है इन छोटे छोटे सुधारों के लिए, इतनी बड़ी कीमत में तो पूरे देश को सुधारा जा सकता था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। छोड़िए, ठीक है, अगला सेशन था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आज का। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और इनके सुधारों के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन कौन से भारत में रहकर के सुधार किए थे, ठीक है ना। इनके इन शब्दों से तो लगता है जैसे भारत पूरा बिगड़ा हुआ था, बस इन्हीं लोगों ने आके सुधारा, इससे पहले से कुछ था नहीं भारत में, ठीक है। तो हालांकि इनको भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप समझदार हैं यार, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, बाकी थोड़ा सा खुद समझिए, जहां पर समझना है ना थोड़ा सा गूगल करना शुरू करें। थोड़ा सा गूगल पर सिर्फ जो है रील देखना, वीडियो वगैरह, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा गूगल पर जाकर पढ़ा भी करें। कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा हो या कॉन्टेंट नहीं है आपके पास में, थोड़ा सा गूगल फ्री टाइम रहो ना तो गूगल पर डाल दिया करो भाई क्या था ये, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा करें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है जो इनके बारे में स्पष्ट लिखती है। पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक स्ट्रांगली याद रहता है। ओके फ्रेंड्स, अगले सेशन में हम विलियम बेंटिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। और जो भी नए छात्र हैं उनको एक बार फिर रिपीट कर दूं दोस्तों, आप परमानेंट हमारे सेशन के साथ जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्ज नहीं, बिना चार्ज के ऊपर दी नंबर दिख रहे हैं आपको, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, हो चलिए कोई बात नहीं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सारी लिंक एक साथ मिल जाएगी। या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप आई थिंक कि फुल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसमें अब स्थान नहीं बचा है। लेकिन टेलीग्राम में कोई लिमिट नहीं है, आप उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली क्लासेस जो होती है हमारी, उसकी लिंक आपको परमानेंट रूप से मिलती रहती है, और नोट्स वगैरह सबकी लिंक आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के बाद में। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जो है नोट्स की लिंक ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।